हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस माह के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और अंत में मैंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का 2 आसान प्रश्न रखा है जिसका उत्तर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तर की ओर। पहला क्वेश्चन है, देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा PMRF योजना शुरू किया गया है? देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा PMRF योजना शुरू किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। HRD का पूरा नाम क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहाँ देख लेते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पहले शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पहले शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। अभी भी शिक्षा मंत्रालय के नाम से, शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय के नाम से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही जाना जाता है। 26 सितंबर 1950 के बाद इसे शिक्षा मंत्रालय न कहकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाने लगा। 26 सितंबर 1985 के बाद इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाने लगा। स्थापना 26 सितंबर 1985। 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्थापना किया गया। उससे पहले उसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। और इसके वर्तमान मंत्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान मंत्री है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली। यहाँ एक वर्ड आया है PMRF। PMRF का पूरा नाम अगर पूछा जाए, PMRF का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है PMRF का फुल फॉर्म। और HRD हम लोग जानते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। HRD का फुल फॉर्म क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट, CSIR के वर्तमान महानिदेशक कौन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, CSIR के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका उत्तर है शेखर सी मंडे। शेखर सी मंडे CSIR के वर्तमान महानिदेशक हैं। CSIR क्या है? यहाँ CSIR का अर्थ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका हिंदी नाम है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR का अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। और वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आंसर है यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन वाइस प्रेसिडेंट है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो इसका उत्तर है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ उत्तर है ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार एम्स्टर्डम सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन हो, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर क्या होगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 में।
और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मानना है कि यह संसार का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका स्थापना 1602 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16 मई। उत्तर क्या होगा इसका? 16 मई को हम लोग पूरा विश्व, पूरा संसार शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ये 16 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से 16 मई को एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। हर साल 16 मई को एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 16 मई को एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसानों के साथ न्याय हो इसके लिए किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया है? किसानों के साथ न्याय के लिए एक योजना बनाया गया है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। यह किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी है, छत्तीसगढ़ सही आंसर है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्याओं के बीच अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न समस्याओं के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 5100 करोड़ रुपए किसानों के बीच बांटे जाएंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार मोर जमीन मोर मकान योजना में व्यस्त है। इस योजना के तहत 40,000 गरीब शहरी लोगों को घर बनवाना सरकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो अब बात हुई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर, जिसका नाम परिवर्तित कर अटल नगर कहा जा रहा है, अटल नगर किया जा रहा है। और राज्यपाल है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और इसीलिए इस योजना का नाम रखा गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसने शुरू किया है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई सीमा की प्रस्तावित सीमा क्या निर्धारित किया गया है? आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई सीमा की प्रस्तावित सीमा क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 74%, 74%। वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों में से एक अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि सरकार उन हथियारों और प्लेटफॉर्मों की एक सूची को अधिसूचित करेगी जिससे आयात नहीं किया जाएगा और केवल घरेलू उद्योगों से खरीदा जाएगा। हर साल सशस्त्र बलों के परामर्श से इस सूची का विस्तार किया जाएगा। तो क्लियर है। क्वेश्चन था आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई सीमा की प्रस्तावित सीमा क्या निर्धारित की गई थी? आंसर है इसका 74%। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा गोल अभियान GOAL गोल अभियान शुरू किया गया?
हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा GOAL गोल अभियान शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा गोल अभियान शुरू किया गया है। यह जनजातीय मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया योजना है। इस योजना को फेसबुक इंडिया का भी सहयोग प्राप्त है, मिलेगा। इस योजना को फेसबुक इंडिया का भी सहयोग मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी युवाओं को डिजिटल तकनीकी से ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी लड़कों को, युवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेंड किया जाएगा। और बात कर लेते हैं जनजातीय मामलों का मंत्रालय। इसका स्थापना हुआ था अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। वर्तमान में इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। वर्तमान में इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित NMIS ऑनलाइन डैशबोर्ड में M का क्या अर्थ है? हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित NMIS ऑनलाइन डैशबोर्ड में M का क्या अर्थ है? तो उत्तर है यहाँ मिग्रेंट, ऑप्शन बी, मिग्रेंट यानी प्रवासी। NIMS का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या होगा? नेशनल मिग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल मिग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 16 मई 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की है। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की है। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी जारी करेगा। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी जारी करने वाला है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर्राज्य संचार में मदद करेगा। इस पोर्टल से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी मदद मिलेगी। इस रिपोजिटरी में नाम, मोबाइल, उम्र, गंतव्य जिला, यात्रा तारीख और मूल जिले जैसे विवरण होंगे। और NDMA आप लोगों को पता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज एक भाग के रूप में बिजली वितरण कंपनियों को किस क्षेत्र में निजीकृत किया जाएगा? आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में बिजली वितरण कंपनियों को किस क्षेत्र में निजीकृत किया जाएगा? तो आंसर है केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों को निजीकृत किया जाना है। तो आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। अब तक दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास निजी बिजली डिस्कॉम है। अभी तक वर्तमान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिनके पास निजी बिल डिस्कॉम है। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक MRO हब बनाया जाएगा। हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक MRO हब बनाया जाएगा। इस संदर्भ में MRO किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है? MRO किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विमान से। MRO किससे संबंधित है? विमान से है। हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार को विमान के वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल MRO हब बनाने के लिए कदम उठा रही है। मंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 6 और हवाई अड्डों को नीलामी की भी घोषणा की है। मंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 6 और हवाई अड्डों को नीलामी भी की जाएगी।
विमान पूंजी की मरम्मत और एयर फ्रेम रख रखाव 3 वर्षों में 800 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000 रुपये करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत इस अवसर का उपयोग कर सकता है, भारत इस अवसर का फायदा उठा सकता है। दुनिया की प्रमुख इंजन निर्माताओं को भविष्य में भारत में इंजन मरम्मत की सुविधा स्थापित की जाएगी, ये उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व जहां हाल ही में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, किस राज्य में है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जहां हाल ही में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वो किस राज्य में है? तो इसका उत्तर सबको पता है, पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। वर्ष 2019 के जनगणना के अनुसार, बाघों के जनगणना के अनुसार वर्ष 2019 में जो बढ़कर 2020 में 96 हो गई है। बाघों की संख्या 2019 में 88 था और 2020 में यह बढ़कर 96 पहुंच गया है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो सुंदरबन का क्षेत्रफल है 3700 वर्ग किलोमीटर, 3700 किलोमीटर स्क्वायर। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उस महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाने वाली है जाएगी? उस महिला रोबोट का नाम क्या रखा गया है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, व्योममित्र गगनयान मिशन के लिए जाने वाली पहली महिला रोबोट है जो अंतरिक्ष यात्री बनकर जाएंगी। गगनयान मिशन की कुल लागत 124 बिलियन रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग सोहराई खोबर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? भौगोलिक संकेत जीआई टैग सोहराई खोबर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड यहाँ उत्तर होगा। सोहराई खोबर पेंटिंग एक पारंपरिक और कर्मकांड भित्ति कला से संबंधित है जो झारखंड राज्य के हजारीबाग से संबंधित है, जो झारखंड राज्य के हजारीबाग में स्थित है, ये कह सकते हैं। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड की राजधानी है रांची। अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 14 है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? वुहान सिटी जो अभी हाल ही में कोरोना वायरस के लिए प्रसिद्ध हुआ है, सभी लोग को पता होगा। वुहान शहर चीन में स्थित है और वहाँ के एक व्यक्ति द्वारा, एक नागरिक के द्वारा, चीनी नागरिक के द्वारा वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी पुस्तक लिखा गया है। तो वो व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा यह लिखा गया है? यही क्वेश्चन है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, फांगफांग। ऑप्शन बी, फांगफांग यहाँ सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी में क्या है। यह कोविड-19 महामारी से संबंधित आंखों देखा हाल को बयां करने वाला एक लेख है और लेखक वुहान डायरी में इस महामारी में क्वारंटाइन होना कितना मुश्किल है और 60 दिन क्वारंटाइन में कैसे काटा है, इसका विवरण उसमें लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? किस भारतीय राज्य ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य से होकर गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना शुरू किया है। इसमें प्रवासी मजदूरों को इस योजना के तहत पैदल चल रहे मजदूरों को चप्पल मुहैया कराया जाएगा। तो अंत में आप लोगों के लिए 2 आसान प्रश्न रखना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के उद्देश्य से FIR आपके द्वार योजना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।